धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक राज्य है असम, आजकल देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एनआरसी यहीं से शुरू हुई, जिसके बाद डंका पीटा जा रहा है कि अब पूरे भारत में एनआरसी कराई जाएगी। उसके बाद तमाम देश में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, विदेशों तक भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आजकल उस असम में या असम में बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी बारिश के दौरान डिटेंशन सेंटर्स जो बनाए गए थे या कैंप जो बनाए गए थे, उनमें रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है। एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा, इस राज्य में हाल फिलहाल में चुनाव भी होना है, तो चुनाव से पहले हमेशा ये होता है कि जो विधानसभा सीटें होती है उनका नए तरीके से परिसीमन कर दिया जाता है। बताया जाता है वर्तमान समय में अभी वहां पे 126 सीटों का पूरा सदन है, जो विधानसभा है उसमें 126 सीटें आती हैं। तो क्या उन सीटों को और छोटा करके सीटें बढ़ाई जाएंगी, और सीटें बढ़ाकर क्या भारतीय जनता पार्टी जो हासिल करना चाहती है वो कर पाएगी? और क्या 70 साल बाद कामयाब होने वाली बीजेपी, जो 2016 में कामयाब हो गई थी, 1946 से लगी हुई थी यहाँ पे, वो फिर से यहाँ अपने आप को रिपीट कर पाएगी? यही कई सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे असम से सैयद मिराज अहमद। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ एक पत्रकार का टाइम काफी व्यस्त होता है, बिजी होता है, लेकिन आपने फिर भी धाकड़ खबर के लिए वक्त निकाला। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। जो बाढ़ है जी उससे अभी तक जी क्या वहां पे स्थिति उभर रही है? कितने लोगों की जान जा चुकी है? कितने जिले प्रभावित हैं? 100 से ज्यादा तो लोग यहाँ पे हलाक हो गए हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात है कि असम की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑलमोस्ट 32 डिस्ट्रिक्ट्स पानी के नीचे है फिलहाल। और सबसे ज्यादा बाढ़ में जो इश्यूज आए हैं वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क 85% अभी पानी के नीचे है, बिल्कुल 4 या 5 से ज्यादा तो ये जो गेंडे हैं वो मर गए हैं इनफैक्ट। और बहुत सारे जानवर हैं जो आफत में है, अभी वो हाईलाइंस नहीं मिल रहे उनको। अभी हाईलाइंस वो इतना ही बाढ़ का ये वाटर लेवल इतना ही ऊपर गया है कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि जितने भी गांव हैं जो रूरल एरिया सारे अंडर वाटर है, सारा पानी के अंदर है। सो इस बार मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बाढ़ आई हुई है। अराउंड मोर देन 3 मिलियन पीपल अभी इस बार में इफेक्ट हुए हैं। क्या पिछली बार के मुकाबले या पिछले सालों के मुकाबले, जैसे हम पत्रकार लोगों की एक आदत होती है, 15 साल में आई ऐसी बाढ़, 15 साल में आई ऐसी बारिश, 20 साल में पड़ी ऐसी गर्मी, 30 साल में पड़ी ऐसी सर्दी, ऐसा कुछ बता पाएंगे आपकी कितने टाइम बाद ऐसी स्थिति बनी होगी? मेरे ख्याल से ये मेरे यहाँ रहते हुए 20-22 साल होंगे, तो 20-22 साल के अंदर मैंने ऐसा बार कभी नहीं दिखाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि काफी बार का रिपोर्टिंग मैंने पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये डिवास्टेशन का जो ये नमूना है, जो ब्रह्मपुत्र का डिवास्टेशन, सारे इरोशन की जो मामला है वो बहुत ज्यादा हो रहा है इस बार। इसके लिए हम ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी नदी को आप इसका नियंत्रण करें। आप इसका गति जो है इसको नियंत्रण करना बड़ा ही चैलेंजिंग, साइंटिफिकली चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन इसके पहले ये कोई जैसे मॉनसून के टाइम पे जो बाढ़ होती है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी तो पूरे इंडिया में, और क्लाइमेट चेंज का जो ये सिलसिला अभी है, इसके लिए हम लोग को एडेप्टेशन प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाना है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स ली हुई है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम ने अडॉप्ट किया है टू मिटिगेट और टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे एम्बैंकमेंट्स, ये जितने भी बंद है या एम्बैंकमेंट्स है, ये टाइम में कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुए। इस साल का सबसे ज्यादा आरोप ये बीजेपी सरकार को स्टेट का दिया जा रहा है, क्योंकि ये एम्बैंकमेंट जितने भी पूरा करने थे वो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए। वो एम्बैंकमेंट्स ही रहे वहां पे, वो बंद ही रहे वहां पे। वो रिहेबिलिटेशन का, यानी तो ये जो कहते हैं आप इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लैंग्वेज में रिस्क वल्नरेबिलिटी मैपिंग, ये रिस्क वल्नरेबिलिटी मैपिंग शुरू ही नहीं हुई। ये एक चीज है जो ऑलरेडी एक संस्था है इसीमोड का सबसे पहले इसीमोड आईआईटी जितने भी है हमारे देश में, ये जूट के ये मैपिंग पहले पायलट मैपिंग किए थे, हिमालयन रीजन्स की पायलट मैपिंग, क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया है सारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, 7-8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारे मिलजुला के जो रिपोर्ट अभी सरकार के पास
सबमिट हुए हैं, और यही चीज COP24 जो है, पेरिस मीटिंग जो है ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहां में भी ये पेश किया गया है कि दिस इज द वल्नरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ज्यादातर असम की बहुत ही ज्यादा है। और इस वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए पैन इंडिया वल्नरेबिलिटी रिस्क मैपिंग जरूरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि हाल सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो क्या सरकार सिर्फ जी बिल्कुल एनआरसी नहीं का काम करने में ही लगी रही, लोगों को बांटने में ही लगी रही? जी। तो जो विकास का दावा करके वो आई थी सत्ता में, वो उसने कुछ नहीं किया। असम की स्टेटस, असम की बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये CAA और NRC ने सारा टाइम कंज्यूम कर लिया। ये पहले NRC का प्रिपरेशंस में, पायलट्स मॉडलिंग में करने में, और बाकी पूरे देश में या पूरे स्टेट में, यहाँ पे पूरे असम राज्य में जितने भी एंटी का प्रोटेस्ट, इसको दमन करने में गए सरकार। ऑल द एनर्जीज ऑफ द गवर्नमेंट हैज गॉन इनटू सबड्यूइंग द एंटी का प्रोटेस्ट, सिटीजन अमेंडमेंट प्रोटेस्ट, NRC के प्रोटेस्ट, इलीगल माइग्रेशन की जो इश्यूज है, और फिर आपकी ये भी है क्लॉज 6 असम अकॉर्ड की जो है, डिटेक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। मैं अगला सवाल आपसे इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहता हूं कि जो डिटेंशन सेंटर्स, डिटेंशन कैंप बनाए गए थे, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जब बाढ़ आई है तो उनके सामने कैसे हालात है और कितने लोग वहां पे बंद हैं, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल नॉर्मली अराउंड 19 लाख लोग हैं, 19 लाख जो NRC से बाहर है। और इनमें से कुछ लोग, मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं है, मैं इनमें से काफी लोग जो है डिटेंशन सेंटर में है, और कुछ डिटेंशन सेंटर के बाहर इनको थ्रू लीगल प्रोसेस उनको डिटेंशन सेंटर से बाहर है उन लोग। द प्रॉब्लम इज दिस, डिटेंशन सेंटर जहां बनाया गया है इन माटिया, इन ग्वालपारा, वो हाईलैंड एरिया में है, तो मेरे ख्याल से वहां पे बाढ़ ज्यादा नहीं होती। सो जो बाढ़ की कोई इफेक्ट डिटेंशन सेंटर में नहीं है, लेकिन हालांकि डिटेंशन सेंटर में अंदर रहने वाले लोगों की कुछ दूसरी असुविधाएं, जैसे मे बी बिकॉज ऑफ COVID-19 के जो केसेस है, इस वजह से कुछ आशंका हो सकती है, बट नॉट एनीथिंग टू डू विद फ्लड। COVID-19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को कहा कि जेलों के अंदर जो भीड़ है उसको कम की जाए। तो आसाम से कोई ऐसी रिपोर्ट हमारी नजर में तो आई नहीं कि डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग रखे गए हैं वहां से कोई भीड़ कम की गई। आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाल ही में आपने सुना होगा ये जो एंटी का प्रोटेस्टर है मिस्टर अखिल गोगोई, इनको CBI ने हिरासत में लेके इनको जेल में भेज दिया गया था। काफी ये करीबन ये मार्च की पहले की बात है, इन दौरान की बात है कि उनको मतलब जेल में काफी मल्टीपल केसेस में इनको जेल में अंदर कर दिया था। लेकिन इनके और इनके जो बाकी संगठन के सदस्य है, सारे COVID-19 के में मुब्तला है। सो दे आर ऑल COVID-19 पेशेंट्स। हालांकि ऐसा है कि अखिल को अब तक रिहा करने नहीं है। हालांकि पूरे स्टेट के लोग, पूरे संगठन, इवन कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि ये गलत है और उनको छोड़ देना चाहिए। तो दिस इज वन कंडीशन वेयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है इसमें। अदालत एक है, दूसरी सुप्रीम पावर, एंड उसमें जो प्रक्रिया है वो एक अलग चीज है, और ह्यूमन राइट्स एक अलग चीज है। दोनों मिला के कुछ चीज पॉलिटिकली पॉसिबल होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आपने सुना होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कहीं पे भी कोई डिटेंशन सेंटर्स नहीं है, कोई कैंप नहीं बने हुए हैं। तो आप उनके उस सवाल को, जो उन्होंने वहां लोगों को भरोसा दिलाया, उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये बड़ा ही आश्चर्यजनक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये डिटेंशन सेंटर के बारे में सिर्फ केवल इंडियन मीडिया में नहीं, या फॉरेन मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स इन द लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया अबाउट कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं केवल फॉर डिटेंशन ऑफ इलीगल। अगर हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो हाईली मेरे ख्याल से कंडेमेबल है जी, दैट टू कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। जी जी, चलिए खैर, प्रधानमंत्री हैं, वो बोल कुछ भी सकते हैं और उनके बोल वचन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो कुछ भी आंकड़ा बता देते हैं, उन चीजों पे विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन हालांकि मीडिया वो रहा नहीं है कि उनके बयान को क्रॉस चेक कर सके। अब चलते हैं थोड़ा राजनीति की तरफ, समझ लेते हैं कि वहां पे 126 सीटें हैं, बताया जा रहा है नई तरीके से सीटों का परिसीमन किया जा रहा है। क्या नई सीटों का परिसीमन करके कितनी विधानसभा का सदन बना दिया जाएगा, और
क्या ये हो सकता है वहां पे, क्योंकि एनआरसी का मामला ऐसे फंसा हुआ है जब वहां के जो शहरी हैं उनका भी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये बाहरी हैं कि शहरी हैं, तो क्या ऐसे में ये परिसीमन हो सकता है या होना चाहिए? इसमें दो चीज आ जाती है, जैसे एनआरसी का जो मांग था और एनआरसी और संगठनों ने जो आरोप लाया था कि यहाँ पे करोड़ों मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी घुसपैठ हो या नहीं तो सरकार ने लाके बिठाया, वो खुद आए जो भी है, इनको डिटेक्शन करने के लिए एनआरसी का या और एक क्लॉज 6 जो है, क्लॉज 6 असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 जो है, ये सारे चीज है कि जो डिमांड कर रहे थे कि भाई इनको हम लोग को इनुमरेट करना है, वी हैव टू इनुमरेट देम एंड वी हैव टू प्रॉपर्ली यू नो सेंड देम बैक टू देयर ओन कंट्री एंड उन प्लेसेस। इसके तहत ये हुआ कि ये प्रक्रिया करते दो चीज सामने में आए गए कि इन द ईयर 2001 सेंसस जो थे और उसके पहले जब 2008 में जब ये डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हुई थी, ये एसके मेंदिरत्ता है, ये लीगल एडवाइजर रह चुके थे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि ये प्रोसेस तब जब शुरू हुआ था तब सारे ये स्टेट्स को छोड़ दिया गया था, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ एनआरसी और रॉन्ग इलेक्टोरल फिगर्स इन द सेंसस। जो भी रीजन है, एक है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सारे 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को छोड़ दिए गए। और इसके तहत इन द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत सेक्शन 8A में ये दफा डाल दिया गया था कि इसका जो दोबारा ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज है और फिर रीवर्किंग ऑफ रिजर्व सीट्स है फॉर एससीज एंड एसटीज, ये करेंगे इलेक्शन कमीशन। लेकिन मार्च 6 में जो हम देखते हैं, यानी तो उससे पहले जो प्रिपरेशन सरकार कर रहे थे, दिस इज टू हैव अ सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन, जो मार्च 6 में हमें देखने को आया कि देयर हैज बीन अ गैजेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द सेंटर दैट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कि आपका एक पैनल बनाया गया है, एक पहले कमीशन बनाया गया है ना, बाय हेडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इनके लिए, इनको सक्रिय करने के लिए अभी इन लोग कह रहे हैं कि वी हैव टू आल्सो फॉर्म अ पैनल। ये पैनल के लिए फिर ये सारे स्टेट से ये रिक्वेस्ट भेजा गया कि यू प्लीज नॉमिनेट एसोसिएट पैनलिस्ट, यानी तो एसोसिएट जो एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट मेंबर्स को मतलब इलेक्ट करने के लिए सारे स्टेट्स को दिया। ये हाल ही में जाके अभी क्या हुआ कि देयर आर 15 पीपल, 15 MPs और MLAs और MLAs who have been selected for the post of selected for the panel। तो ये प्रक्रिया जो है according to SK Mendiretta is highly unconstitutional and highly illegal, क्योंकि जब 2008 में इन राज्यों को छोड़ा गया था, तो वजह यह था कि, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि असंवैधानिक है और ये मामला जाके कोर्ट में फंस सकता है एक बार फिर से? जी, it can be a court can issue a null and void on this particular action, because इसमें दो चीज हो सकते हैं according to Mr. Mendiretta। एक तो है कोर्ट इसको null and void कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि ये मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड है, क्योंकि दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। ये गठित करना ही जरूरी नहीं है जब ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द आरपी एक्ट ऑफ 1950 सेक्शन 8A। इसके तहत मिस्टर मेंडिरेट्टा ने ऑलरेडी सरकार को लिख चुका है कि आप लोग भूल रहे हैं कि इसमें एक दफा है, एंड रीऑर्गेनाइजेशन, कमिंग बैक टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन 2026 तक ये फ्रीज कर दिया गया है। अच्छा, हाँ जी, तो इससे हमें ये मालूम चला कि देयर बी नो, आपने जो कहा है कि 2026 को फ्रीज कर दिया गया है। There is a freeze until 2020 on the number of Lok Sabha assembly seats in any state, including larger mainland of India or northeast India, including the legislature of Jammu and Kashmir। अगर मान लीजिए 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, तो फिर परिसीमन की प्रक्रिया चल क्यों रही है और उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ये सवाल खड़े हो भी रहे और लोग सवाल नहीं भी कर रहे। द फैक्ट इज, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं जो मिस्टर मेंडिरेट्टा ने लाया है। मिस्टर मेंडिरेट्टा ने जो चीज कहा है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ये बात जी, कि डिलिमिटेशन कमीशन को डिलिमिटेशन एक्ट के तहत 2002 के तहत नया एक कमीशन बनाया गया है ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि बाकी इंडियन स्टेट्सों के लिए वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये बहाल है बाकी स्टेट्सों के लिए ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास है एक डिलिमिटेशन कमीशन
और डिलिमिटेशन पैनल। मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है सो दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी तरीके से यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन कर सके, अपनी तरीके से इक्वलाइजेशन जो वोट कर सके या डिवीजन ऑफ वोट्स कर सके। दिस इज द ओनली रीजन मेरे ख्याल से। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार नए तरीके से परिसीमन करके वोटों का डिवाइडेशन कर सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके, ये वो कोशिश करना चाह रही है। हाँ, इसमें और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें और एक चीज एक है वोट शेयरिंग प्रोसेसेस आर डिवाइडेड अक्रॉस असम इन 2-3 पैरामीटर्स। इसमें देखेंगे आप एसटीज और एससीज के लिए भी है। अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन प्रोसेस, reworking of reserve seats are for SCs and STs areas या regions या districts। तो इसमें इन असम वी आल्सो हैव अ मुस्लिम फैक्टर। असम में एक मुस्लिम फैक्टर है कि मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू 2011 census reports 34.22% of the people of Assam are Muslims of the population. Sorry, 34.2 approximately, let's say 35% of the people of the population of Assam are Muslims. Or Muslims are a majority in some 6 districts, 6 to 7 districts. So they are a deciding factor. They are a big deciding factor. और ये रीऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया जो है, ये रीऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया में ये चीज किया जाएगा, जो चीज सपोजिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको डिवाइड करके 2 किया जाएगा या नहीं तो 3 पार्ट्स कर दिया जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ 1, कहीं कहीं पे इन प्लेस ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर विल बी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कहीं कहीं भी जहां 3 है वहां पे 2 कर दिया जाएगा, जहां 2 है वहां 1 कर दिया जाएगा। द आइडिया इज टू आइदर हैव 126 की जगह में more than 126. Maybe they want to have something like जी समझ गए हैं वो फिलहाल के एक वो 2 की जगह 3 कर देंगे, 3 को 2 कर देंगे या 1 को 2 बांट देंगे और वोटों का विभाजन इस तरीके से कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनकी आए और जो और लोग सीटें जीत पाते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, उनकी जमीन खिसक जाए। अब मैं आखिर में बात करना चाहता हूं देश के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को लेकर। बीच में खबर आई कि उनके घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया है। क्या चुनाव में इसका फायदा मिल पाएगा असम के अंदर? मेरे ख्याल से ये तो सोच रहे होंगे कि बीजेपी ये बहुत फायदेमंद होंगे आफ्टर द फेमस जजमेंट। उनके जजमेंट के बाद वो मेरे ख्याल से एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं ये बीजेपी की सोच, इसलिए उनको तो वहां भेज दिया गया है दिल्ली। क्या राम मंदिर आपके यहाँ मुद्दा होता है? सच कहूं तो राम मंदिर ज्यादा पब्लिकों में बात नहीं की जाती। इट इज नॉट, हाँ घरों में शायद बात की जाती है, बट इट इज नॉट अ वेरी डिवाइडिंग फैक्टर। ये ज्यादा से ज्यादा डिवाइडिंग फैक्टर नहीं, शायद पॉलिटिकल फैक्टर है, लेकिन लोगों के बीच ज्यादा डिवाइडिंग फैक्टर नहीं। शायद नॉर्थ इंडिया में बड़ा मुद्दा है ना सर, नॉर्थ इंडिया में बड़ा मुद्दा है, हिंदी भाषी क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। और हम लोग देखते हैं साउथ में और पूर्वोत्तर के राज्यों में राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से राम की परसेप्शन को लेके है शायद। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला। फिर किसी और मुद्दे पे आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे कभी ना कभी आसाम पे आप लोगों को रूबरू ऐसे ही कराने की कोशिश करेंगे। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कोशिश? जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।